हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 67। देखिए, यहाँ पर आज हम जो है सरकार के अधिकार और उनके दायित्वों के बारे में देखेंगे कि सरकार के कौन कौन से अधिकार हैं और उनके क्या क्या दायित्व हैं हमारे प्रति, तो उनके बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक रूरल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब से जाके कर लें। यहाँ पर मैं आपकी जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज थी वो ला चुका हूँ और उसमें आपको डेली 50 क्वेश्चन आपको डेली एक श्रृंखला मिला करेगी जो किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए सफिशियंट होगी। तो आप लोग अब तक जिन लोगों ने ये चैनल नहीं देखा है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जाके कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, संविधान का जो आपका भाग 13वां है, इसका अनुच्छेद 294 से लेकर 300 तक केंद्र और राज्यों की संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, यानी कि जो उनके संबंधित वाद वगैरह हैं या फिर मुकदमे वगैरह हैं, इनसे संबंधित इनके प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, तो वन बाई वन करके देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इन्हें मिला हुआ है, क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं केंद्र और राज्यों की संपत्ति, इसके बारे में इनके उत्तराधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, तो आप हेडिंग डाल लीजिए केंद्र और राज्यों की संपत्ति। केंद्र और राज्यों की संपत्ति के बारे में, उत्तराधिकार के बारे में यहाँ पर जानेंगे आप। देखिए, वर्तमान संविधान लागू होने से पूर्व जो भी सभी पूर्व संपत्तियां थीं और जो आस्तियां थीं, ठीक है, जो कि भारतीय प्रभुत्व या प्रांत या भारतीय राजाओं के राज्य के अधीन थी, वो केंद्र या संबंधित राज्यों के स्वामित्व में आ गई। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा देश आज़ाद होने से पहले आपको पता होगा छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था और इन रियासतों का जो मालिक थे या मालिकाना हक था वो तमाम राजाओं के हाथ में था। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के फलस्वरूप हमारे देश से जुड़ी हुई जो जो परिसंपत्तियाँ थीं, यानी जो जो लोग भारत के समर्थन में खड़े हुए थे, जो वो अलग बात है पाकिस्तान के समर्थन में कौन कौन गया था वो सब आप जानते हैं। ठीक है, और जो जो लोग भारत के समर्थन में खड़े थे उनकी जो संपत्तियां थीं, या फिर नहीं भी खड़े थे और भारत के क्षेत्र के अंदर घिरे हुए थे, तो उनकी जो संपत्तियां थीं वो भारत सरकार के अधीन आ गई। ठीक है, केंद्र या संबंधित राज्यों के स्वामित्व में आ गई। यहाँ पर कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर अगला है राजगामी, व्यपगत और स्वामी विहीन। देखिए, आपको पता होगा कि राजगामी का मतलब होता है उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार, उसे राजगामी बोलते हैं। व्यपगत का मतलब होता है हड़पना। जैसे आपने देखा होगा लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति चलाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाती है, जिसमें किसी राजा का उत्तराधिकारी मान लीजिए उसका पुत्र नहीं है और पुत्र की जगह उसने कोई दत्तक पुत्र वगैरह ले लिया है, तो उसे अधिकारी वो नहीं मानता था और ऐसे करके उसने तमाम राज्यों का जो है, तमाम जो रियासत थी उनको हड़पा था। ठीक है, जिनमें झांसी भी एक थी, उसको हड़पने के उसने पूरी प्रयास भी किया था और आपने पूरा वो कहानी, पूरा सिनेरियो देखा हुआ है, आपका देख चुके हैं उसे। ठीक है, तो ऐसी संपत्तियों का क्या होगा। देखिए, भारत में कोई भी संपत्ति जो इंग्लैंड के राजा भारतीय प्रांतों के शासकों को राजगामी यानी उत्तराधिकारी की मृत्यु पश्चात उत्तराधिकार, व्यक्तिगत अनुपयोगी या उचित प्रक्रिया की विफलता के कारण अधिकारों की समाप्ति कर दी गई है या फिर हड़प ली गई है या स्वामी विहीन है। ठीक है, यानी कि ये सब जो संपत्तियां होंगी, ये सभी तीनों स्थितियों में संपत्ति होंगी, ये वैधानिक स्वामित्व न होने के कारण ये केंद्र के अधीन में होंगी। ठीक है, यानी मान लीजिए राजगामी का मतलब क्या है, उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार की अगर कोई दावा कर रहा हो, ऐसी संपत्ति भी जो है केंद्र के अधीन आ जाएगी। वहीं व्यपगत का मतलब होता है हड़पी हुई संपत्तियां हैं, यानी कि जो आपके 1947 से पूर्व जो गवर्नमेंट रही है उसके द्वारा हड़पी हुई संपत्तियां हैं, चाहे वो नीतिगत रूप से हड़पी गई हों या कैसी भी हड़पी गई हों। ठीक है, वो सारी संपत्तियां, या फिर स्वामी विहीन यानी जिन लोगों के जो है वारिस वगैरह नहीं है, यानी कि संपत्ति के मालिकाना हक वाले नहीं है। ठीक है, तो वो सभी संपत्तियां, तीनों तरह की संपत्तियां किसके अधीन आ जाएंगी, वो आ जाएंगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ जाएंगी या संबंधित राज्यों को भी दे सकता है वो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, एक संपदा अधिकार यहाँ पर दिया गया है सागरीय संपदा। सागरीय संपदा के बारे में आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी की पृष्ठभूमि में जाएं तो आपने पढ़ा होगा एक अनक्लोज करके एक हमारा समझौता हुआ था, अनक्लोज करके। इसका मतलब ये है यूनाइटेड नेशंस, लिख दे रहा हूं मैं, अनक्लोज, एन भूल गया मैं यहां पर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी करके है। देखिए, मेरी राइटिंग थोड़ा स्लो है और चूंकि जो मेरा राइटिंग पैड है थोड़ा मतलब ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर मेरा हाथ जल्दी नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी करके एक समझौता हुआ था 1982 में। ठीक है, तो इसके तहत हमारे भारत के 3 आर्थिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 3 आर्थिक क्षेत्रों में हमारे भारत को विभक्त कर दिया गया है। ठीक है, 3 समुद्री सीमा इसकी निर्धारित की गई हैं।
पहली सीमा जो है इसका नाम है जो है समुद्री या प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं हम, तो ये 12 नॉटिकल मील तक है। इसमें क्या काम है भारत का, ठीक है, यानी कि ये आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील, मैंने बताया था आधार रेखा क्या होती है, यानी कि आपका जो भारत का मैप है, ठीक है, और यहाँ से लेकर 12 यानी कि जो कटा छटा है यहाँ से लेकर 12 मील तक ऐसे करके जो खींचा जाएगी रेखा, ये आधार के अंदर माना जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा फैली हुई है, ठीक है। और भारत की प्रादेशिक सीमा के अंदर भारत को सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे अधिकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपकी संलग्न क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, यानी 12 मील से ऊपर 24 मील तक, ठीक है, यानी कि इसे हम संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सेकंड जो क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। संलग्न क्षेत्र में क्या है, इसकी जो है यानी कि इसकी परिधि जो है वो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है, और इसमें भारत को सारे तरह के अधिकार होते हैं, जैसे साफ सफाई का अधिकार हुआ, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार हुआ, और वित्तीय अधिकार जो होते हैं वो इस सीमा के अंदर होते हैं, ठीक है। और वहीं एक अंतिम क्षेत्र होता है जिसे हम अनन्य आर्थिक जोन के नाम से जानते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा भी होगा जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो क्षेत्र होता है ये 200 नॉटिकल मील तक होता है, ठीक है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक ये फैला हुआ क्षेत्र होता है। इसमें भारत को यहाँ पर 3 तरह के अधिकार मिलते हैं, ठीक है, यानी कि इन 200 नॉटिकल मील दूर तक भारत जो है अपने द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है समुद्र के अंदर। इसके अलावा 200 नॉटिकल मील तक दूर तक ये अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, यानी मिसाइल परीक्षण वगैरह जो होता है आपका, मिसाइल की टेस्टिंग वगैरह जो होती है वो कर सकता है, ठीक है। और 200 नॉटिकल मील तक भारत अपने संसाधनों का दोहन कर सकता है। तो ऐसे करके आपने ये कन्वेंशन पढ़ा था, जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी आपको लिखवाया भी था क्लास 9th में, ठीक है। तो ये सागरी संपदा जो होती है आपको पता होगा कि हमारे जो सागर हैं, सागर से जुड़े हुए हमारे 9 राज्य जो पड़ते हैं लगभग, यानी 9 राज्य जो हैं वो समुद्री सीमाएं जो बनाते हैं, ठीक है। तो क्या उनके आसपास का समुद्र जो है उस समुद्र पर क्या उन राज्यों का अधिकार है, ये यहाँ पे प्रश्न उठता है। तो साफ साफ यहाँ बात निकल के आती है कि उन राज्यों पर उनके समुद्रों का यानी उनके बगल में जो समुद्र है उस पर राज्यों का अधिकार नहीं है, बल्कि वहाँ की संपदा पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी, ठीक है। यानी साफ साफ लिखा है, अतः समुद्र के निकट के राज्य इस पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि भाई संघ चाहे यानी केंद्र चाहे तो राज्यों को कुछ यहाँ पर यानी कुछ परसेंटेज दे सकता है, लेकिन अधिकार क्षेत्र किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ये बात आप समझने वाली बात है और समझते होंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पर बताई गई है ऊपर कि कितने से कितने मील तक यहाँ बताया गया है, ठीक है। आधार रेखा से 12 यानी क्षेत्रीय जल क्षेत्र आधार से 12 नॉटिकल मील, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस जो क्षेत्र था आपका संलग्न क्षेत्र था आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील था, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल मील तक है। ये बात आप ऑलरेडी अभी मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात कही गई है विधि द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अधिग्रहण, यानी कानून की प्रक्रिया के द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अधिग्रहण से संबंधित यहाँ पर कहा गया है। इस संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल को सरकार द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन और मांग के लिए विधि बनाने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो चाहे यानी सरकार को ऐसा लगता है कि भाई हमें कोई परियोजना पास करने के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए जो है जमीन की जरूरत पड़ रही है, तो सरकार इस संबंध में कानून बनाकर वहां से जमीन जो है इसका अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है। चूंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ जो पहले संपत्ति का अधिकार था एक मूल अधिकार था, ठीक है। यानी संपत्ति को अधिकार को हमने फंडामेंटल राइट्स में रखा था, ठीक है। यानी अनुच्छेद 31 जो था आपका संपत्ति का जो अधिकार था वो फंडामेंटल राइट्स में था, बाद में इसे हटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि 44वें संविधान संशोधन ने इस संबंध में क्षतिपूर्ति वहन करने को संवैधानिक कर्तव्य और इनको 2 स्थितियां दी हैं। यानी कि यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 2 स्थितियां प्रदान की गई हैं। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ का किसी संपत्ति का अधिग्रहण कर रहे हैं, तो अधिग्रहण करने वाली संपत्ति है, यानी मान लीजिए आपने कोई संपत्ति अधिग्रहण की, तो अधिग्रहण करने वाली संपत्ति है तो क्या आपको उसका क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा देना होगा या नहीं देना होगा। तो इस बारे में 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसने उपाय बताए। यानी 2 कंडीशन में आप जो है दे सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन ये है, जब सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमि को अधिग्रहित करे तो वह मुआवजा देना पड़ेगा। सेकंड, जब सरकार किसी व्यक्ति की भूमि जो उसके निजी खेती की हो इसे अधिग्रहित करे, ठीक है, या फिर जमीन विधिक सीमा के अंतर्गत हो उसकी, तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 तरह के यहाँ पे तरीके बताए गए हैं। इसके अलावा देखिए ये सब जो चीज़ें बताई गई हैं 44वें संविधान संशोधन के जरिए बताई गई हैं कि आपको कैसे कैसे मुआवजा देना है, ये बात बता दी गई है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि जो मुआवजा वाली प्रक्रिया है
उसमें सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है सबसे ऊपर होता है, यानी कोई भी अगर कोई वाद या कोई परेशानी उत्पन्न होती है, कोई व्यक्ति जो है इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वहाँ पर अंतिम होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण, इसका मतलब क्या है? देखिए, कार्यकारी शक्ति का मतलब क्या है कि संघ या राज्य किसी संपत्ति को अपनी विशेष शक्ति द्वारा अधिग्रहित कर सकता है, कब्जे में रख सकता है या बेच सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि आप जानते हैं जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। तो केंद्र सरकार जब चाहे तब हमला बोलकर वो पूरा हिस्सा अपने कब्जे में ले सकती है, ठीक है। जब चाहे सैन्य कार्रवाई करके वो हिस्सा जो अपने कब्जे में ले सकती है, ठीक है, और या फिर उसे बेच सकती है। ये आप जान लीजिए, ठीक है। ये अपनी कार्यकारी शक्ति है, यानी कि आर्मी वगैरह का प्रयोग करके हम उसका अधिग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कश्मीर का ही हिस्सा है, ठीक है, और उस पर गलत तरीके से पाकिस्तान ने अपना विस्तार किया हुआ है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो जब चाहे यहाँ पर भारत जो है कश्मीर का जो POK वाला ऑक्यूपाइड हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला हिस्सा जो है, इस पर अधिकार जो है अपना कर सकता है, ठीक है। ये आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, अभी आपने यहाँ पे मैंने बात की थी आपसे, जो आपके मूल अधिकारों में पहले रखा हुआ था संपत्ति का अधिकार, तो आपको पता होगा 19(1)(चा) में रखा था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था 19(1)(चा) में कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था ये अधिकार। और वहीं जो अनुच्छेद 31 था, जिसका मैंने जिक्र किया था पहले, ये प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, अपनी संपत्ति वंचन के खिलाफ अधिकार प्रदान करता था, ठीक है। और इन्हें बाद में हटा दिया गया। इन्हें जो है बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए इन्हें जो है हटा दिया गया, ठीक है। यानी कि वहाँ से 19(1)(चा) को निरस्त कर दिया गया और 31 वाले को हटा दिया गया, यानी बाद में पीछे पहुंचा दिया गया, ठीक है। तो ये इसीलिए किए गए थे क्योंकि उस समय यानी कि ये जब बना हुआ था, मौलिक अधिकार बना हुआ था संपत्ति का अधिकार, तो अधिग्रहण करने में, संपत्तियों का अधिग्रहण करने में सरकार को बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि लोग बार बार मौलिक अधिकारों का हवाला देते थे, तो इसलिए इन्हें हटाना पड़ा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ये आपने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सरकार द्वारा सरकार के विरुद्ध वाद, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद। वाद का मतलब होता है मुकदमे, ठीक है। यानी सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध जो मुकदमे वगैरह होते हैं, उनकी कार्यवाहियाँ किस प्रकार संचालित होती हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान का जो अनुच्छेद 300 है, इसमें भारत सरकार की ओर से या सरकार के विरुद्ध वादों की चर्चा की गई है, यानी मुकदमों की चर्चा की गई है। यहाँ पर यह व्यवस्था है कि भारत सरकार द्वारा या इसके विरुद्ध मुकदमों के लिए केंद्र सरकार के नाम का इस्तेमाल कर सकती है और राज्य सरकार वहाँ की सरकार के नाम का। कहने का मतलब क्या है? केंद्र सरकार का मतलब ये हुआ, ये केंद्र में जो सरकार है उसके नाम का इस्तेमाल हो सकता है, और राज्य सरकार वहाँ की सरकार के नाम का। राज्य में जिस भी पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी का नाम का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि आंध्र प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार आदि, इस तरह से वहाँ का नाम का उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये उद्देश्य है कि भारत संघ और राज्य एक न्यायिक सत्ता है, यानी कानूनी सत्ता है, ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यानी केंद्र और राज्य सरकार की इतनी गरिमा नहीं है जितनी वहाँ के संघ की और राज्यों की गरिमा है। तो हमेशा कोई भी कानूनी वाद होगा, वो केंद्र सरकार में जो सरकार होगी उसके नाम से, राज्यों में सरकार होगी उसके नाम से वाद होगा, मुकदमा होगा, ठीक है। तो ये इन्हीं के बारे में ये चर्चा की गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ और बातें भी बताई गई हैं। देखिए, ये बताया गया है, यह उपबंध उन सभी विधियों से संबंधित है जो कि संसद अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित है, ठीक है। किंतु ऐसा कोई भी कानून अब प्रचलित नहीं है, अतः इस समय स्थिति जो है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार संविधान के पूर्व थी। कहने का मतलब क्या है? देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि औपनिवेशिक काल के दौरान, यानी औपनिवेशिक भारत में संविधान से पूर्व जो है अभियोग चलाया जाता था, यानी सरकार के खिलाफ या फिर राज्यों के खिलाफ अभियोग चलाया जाता था, ठीक है। और संविधान के बाद जो है ऐसा कोई उपबंध नहीं आया, ऐसा कोई मतलब यहाँ पर बाद नहीं आया, ठीक है, जिनके जरिए ये जो है चलाया गया हो। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ यहाँ पर दी गई हैं, दो स्थितियों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी स्थितियाँ हैं वो मैं समझा देता हूँ। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है, सरकार पर उसके अनुबंधों के लिए वाद चलाया जा सकता है, किंतु उसके कर्मचारियों पर गलत अनुबंधों के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता। यानी कि हमने इस चीज़ को डिफाइन बाद में नहीं किया, क्योंकि उस समय क्या था कि औपनिवेशिक शासन था। आपको पता होगा औपनिवेशिक शासन के दौरान जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उनकी सरकार तो ब्रिटेन में बैठी हुक्म दे रही थी और वो अपनी हिसाब से यहाँ पे सरकार चला रही थी, तो अधिकारियों ने बहुत हद से ज़्यादा शोषण किया था। तो ऐसे में क्या था
ऐसे में ये था कि जो अधिकारी थे वो इसी के चक्कर में बच के निकल जाते थे। बच के ऐसे निकल जाते थे क्योंकि अधिकारियों जो थे सरकारी ड्यूटी पर थे, और सरकारी ड्यूटी पर होने की वजह से उनके खिलाफ कोई वाद नहीं चलाया जाता था। ये वाद जो चलाया जाता था मुकदमा, वो सरकार के विरुद्ध चलाया जाता था। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त था। लेकिन वर्तमान में स्थितियाँ चेंज हुई, वर्तमान में थोड़ा परिवर्तन आया, और परिवर्तन आने के उपरांत ये जो अधिकार है, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा संशोधन किया गया। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है, सरकार पर उसके अनुबंधों के लिए बात चलाया जा सकता था, किंतु उसके कर्मचारियों पर उनके गलत अनुबंधों के लिए बात नहीं चलाया जा सकता था। यही बात दोहराई गई है संविधान से पूर्व में, यानी ये स्थिति थी। लेकिन वर्तमान में स्थितियाँ चेंज हुई। देखिए ये लाइनें लिखना मत, ठीक है, ये लाइनें लिखना मत, केवल समझाने के उद्देश्य से मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन की और बताई हैं अभी आपको, ठीक है। यानी पहले की स्थिति हमारे यहाँ जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की, ये थी। अब वर्तमान में क्या है, अब देखिए यहाँ पर है अनुबंध संबंधी दायित्व। अनुबंध संबंधी दायित्व में यहाँ पर यह आता है कि अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग द्वारा संघ अथवा राज्य परिसंपत्तियां अर्जित कर सकते हैं, अथवा रख सकते हैं, या फिर बेच सकते हैं, अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, संघ है आपका, वो अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग करके किसी संपत्ति को अर्जित कर सकता है, कार्यकारी जो है शक्ति का प्रयोग करके उसे जो है हड़प भी सकता है, ठीक है, कब्जा भी कर सकता है, उसे बेच सकता है, ठीक है, या फिर किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी आदान प्रदान कर सकता है। लेकिन इस स्थिति में यहाँ पे 3 कंडीशनें जो है वो होनी चाहिए। कौन कौन सी, यानी संविधान के अनुसार इन अनुबंधों में 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहली बात, ये अनुबंध राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो आगे हम रखते नहीं है, यानी फ्रंट पर जो हम रखते हैं, जिस व्यक्ति को रखेंगे, जिस व्यक्ति के नाम से कार्रवाइयां संचालित करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में हो रहा है तो राष्ट्रपति के नाम से होगी कार्रवाई संचालित, राज्यों के संदर्भ में हो रहा है तो राज्यपाल के नाम से होगी, ठीक है। वहीं ये अनुबंध राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित होने चाहिए, ठीक है, यानी कि इनके नामों से क्रियान्वित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई इनके नाम से क्रियान्वित है ही नहीं है, यानी उनके हस्ताक्षर ही नहीं है वहाँ पर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये अनुबंध उन व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित होने चाहिए जिन्हें राष्ट्रपति नामित अथवा निर्देशित करे। कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है, ठीक है, ऐसे अनुबंधों के लिए, तो उस व्यक्ति के संदर्भित व्यक्ति के नाम से भी होने चाहिए, तभी ये है अनुबंध संबंधी दायित्व पूरे माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है। देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि इन शर्तों को पूरा करने की स्थिति में इन अनुबंधों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी कि हमने मान लीजिए कोई संपत्ति परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया है, या फिर उसे बेचा या खरीदा है, और मान लीजिए ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो परिसंपत्ति है उसका अधिग्रहण, ठीक है, या खरीद बेचाओ, इस सबको अवैध ठहरा सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि इन जिम्मेदारियों की असफलता पर सरकार पर न्यायालय में वाद लाया जा सकता है, मुकदमा लाया जा सकता है, यानी कि असफल होती है। अतः संघ सरकार, राज्य सरकार की जो अनुबंधी जिम्मेदारियां हैं ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे अनुबंध के साधारण कानून में किसी एक व्यक्ति की भारत में या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से हैं, ठीक है। यानी कि अनुबंध वगैरह जो जिस तरह से पहले किए जाते थे, ठीक उसी प्रकार से अनुबंध यहाँ पे भी होंगे। यानी कि वहाँ पर आप जानते होंगे ब्रिटेन की महारानी के नाम से जारी होते थे पूरा आदेश पत्र वगैरह, ठीक है, जो भी अनुबंध होते थे, तो ठीक उसी प्रकार से अनुबंधों वाली हमारी परिपाटी चली आ रही है। क्योंकि हमारे यहाँ आप सभी को पता है संविधान के मोस्टली पार्ट जो है अन्य जगहों के संविधानों से कॉपी किए गए हैं, तो हमारे यहाँ वही सब परिपाटी चली आ रही है, ठीक है। वही बात यहाँ पर दोहराई गई और बताई गई, लिखना नहीं है, समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब है नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी, कि वर्तमान में जो नागरिक गलतियां वगैरह जो होती हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए यहाँ पर वही बात कहानी दोहराई गई है। ये प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्थान थी, धीरे धीरे इसने भारत में क्षेत्र ग्रहण करने लग गई और बाद में एक संप्रभु शक्ति बन के उभर के आई है, ठीक है, सोवरेन, यानी कि अपने आप में एक शक्ति बन के उभर के आई है, ठीक है। अब जब शक्ति बन गई तो शक्ति बनने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस पर व्यापारिक रूप से तो इस पर जो मुकदमा चला सकते थे, यानी व्यापारिक संस्था थी तब तक तो मुकदमा चला सकते थे, लेकिन जब शासक के रूप में आगे विराजमान हुई तो इस पर मुकदमा चलाना असंभव था। यानी संप्रभु संस्था के रूप में जब बन गई तो इस पर मुकदमा चलाना यहाँ पे असंभव था। क्यों? क्योंकि इसलिए था कि कंपनी को उसके संप्रभु कार्यों में छूट थी, ठीक है, और उस ब्रिटिश सूक्त पर आधारित थी कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे आप जानते हैं ब्रिटेन में हमेशा से राजा का स्थान ऊंचा रहा है, और राजा के लिए एक उक्ति कही जाती है कि राजा कभी नहीं, राजा जो कह देगा वही सही होगा, चाहे बिल्कुल वो अगर दिन को अगर रात कहे तो वो भी सही है, ठीक है। यानी ये उक्ति पर आधारित थी। तो कंपनी वाले इस उक्ति का फायदा उठाते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे संप्रभु अधिकार मिल गए थे, उन्हें शासन चलाने का अधिकार यहाँ पे ले लिया था, तो उनके ऊपर कार्रवाई की नहीं जा सकती थी, ठीक है, इसलिए वो बचते रहते थे। यानी अपनी गलतियों पर उनको कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, इसलिए वो बचते रहते थे। लेकिन वर्तमान में स्थितियां परिवर्तित हुई, वर्तमान में स्थितियां जो है परिवर्तित हुई। अब जैसे यहाँ पर बाद में लिखा गया है कि ब्रिटेन में राजा को कानूनी जिम्मेदारी, जैसे बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा है
कि ब्रिटेन में राजा को कानूनी जिम्मेदारियों से रूढ़िगत उन्मुक्ति क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट द्वारा हटा दी गई है, किंतु भारत में स्थिति अभी भी वही है। कहने का मतलब ये है कि बाद में ब्रिटेन में क्या हुआ कि एक वहाँ पर एक्ट बना, ये जो आपकी रूढ़िगत परंपरा चली आ रही थी, राजा कभी गलत नहीं हो सकता है, इस परंपरा को प्रोसीडिंग एक्ट के द्वारा 1947 के द्वारा ब्रिटेन में हटा दिया गया। लेकिन भारत में दो स्थिति जो हमारी जो पूर्व में यानी 1947 से पूर्व में जो स्थिति हमारी चली आ रही थी, वही स्थिति अभी भी जारी है। वो कैसे जारी है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे बताया गया है यहाँ पर कि सरकार पर उन नागरिक गलतियों के लिए बात चलाया जा सकता है जो उसके अधिकारियों ने असंप्रभु कार्यों के लिए निर्वहन में की है, किंतु संप्रभु कार्यों जैसे प्रशासकीय न्याय, सैनिक रोड का निर्माण, युद्ध के समय वस्तुओं की आवाजाही आदि में सरकार के विरुद्ध वाद नहीं चलाया जा सकता। अब देखिए एक लाइन में एक शब्द में मैं आपको बताना चाहूंगा यह संप्रभु असंप्रभु ये कैसे है और कैसे कैसे इन्हें डिफाइन किया है। देखिए ये मैंने डिफाइन नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें डिफाइन किया है, लेकिन बाद में इन्हें निरस्त करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट को भी, चीज़ों को मतलब देखते हुए क्यों करना पड़ा है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे संप्रभु का मतलब वो हो गया कि भाई जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो सरकार के कानूनी मैनुअल में जो चीज़ें रखी गई हैं, कानूनी मैनुअल में जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार का कोई कर्मचारी उन चीज़ों को फॉलो करते हुए कोई कार्रवाई कर रहा है और उसमें किसी नागरिक को दिक्कत हो रही है या किसी नागरिक की मृत्यु वगैरह हो जा रही है, तो ऐसे में सरकार जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये बात साफ साफ यहाँ पे कही गई है। और हो सकता है मान लीजिए असंप्रभु का मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई अधिकारी हो पर्सनल इंटेंशन के लिए यानी स्वयं के अभिप्राय के लिए या स्वयं के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति के साथ द्वेष भावना रखता है, किसी व्यक्ति को दंड वगैरह देता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ यही कहा गया है कि सरकार पर उन नागरिक गलतियों के लिए बात लाया जा सकता है जो उसके अधिकारियों के असंप्रभु कार्यों के निर्वहन में की है। यानी इस स्थिति के लिए आप सरकार पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि आपके अधिकारी ने आपके द्वारा जो मैनुअल तैयार है यानी आपकी जो नीतिगत ढांचा है उस ढांचे को प्रयोग ना करके, वैधानिक ढांचे को प्रयोग ना करके ये कार्रवाई की है, तो आप उस पर बात चला सकते हैं। वहीं सरकार के जो संप्रभु कार्य हैं यानी कि जैसे प्रशासकीय न्याय करना हो, उसे सैनिक रोड का निर्माण करना हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, और युद्ध के समय वस्तुओं की आवाजाही हो, बीच में मान लो कोई रोकने की कोशिश करे तो उस समय मान लीजिए वहाँ पर आर्मी वगैरह आर्मी के जवान वगैरह किसी आदमी को वहाँ पर गोली से उड़ा दें, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप उनसे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन संप्रभु असंप्रभु वाला जो ये यहाँ पे डिफाइन किया गया था, ये दायरा बहुत सीमित था। ठीक है, और बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट को भी चेंज करना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को भी चेंज करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि भाई नीतिगत रूप से ये सही नहीं है, और वो चीज़ें बाद में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हुई हैं। ठीक है, ये संप्रभु असंप्रभु वाला दायरा जो शुरुआत में उन्होंने रखा था कि हमारे संप्रभु कार्य हैं असंप्रभु, देखिए ऐसी जो उक्तियां हैं, ऐसे जो वर्ड्स हैं इनके, ये सब बचाव का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी इन सब चीज़ों से ही ये लोग बच के निकल जाते हैं। ये हमेशा एक बात रखी गई है संविधान में शुरुआत में ही कि यहाँ पर चीज़ें डिफाइन नहीं की गई। आपने देखा होगा वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है कि फलानी चीज़ की फलाने शब्द की ये व्याख्या है, उसका मतलब ये था शुरुआत में लोगों ने अपने फायदे के लिए ये किया कि वो चीज़ें डिफाइन की नहीं अच्छे से। अब वो चीज़ें डिफाइन नहीं थी तो अपने अकॉर्डिंग ये अर्थ लगा लेते थे, क्योंकि उस समय जनता इतनी जागरूक नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। वर्तमान में जनता सशक्त हो रही है, जागरूक हो रही है और जनता अपने हक के लिए आवाज़ भी उठा रही है, तो चीज़ों को इन्हें अब जो है वहाँ पर उनकी परिभाषित करना पड़ रहा है। ये सरकार की मजबूरी है, मतलब इस वजह सुप्रीम कोर्ट और इन्हें संज्ञान में लेकर इन चीज़ों को परिभाषित कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे वर्तमान में, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अब जैसे एक बाद आया था, बाद में एक मुकदमा चला था, ठीक है, जिसे यहाँ पर जाना जाता है P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस आया था 1861। ठीक है, यानी कि जो आपकी संप्रभु और असंप्रभु के मध्य जो भेद किया गया था, ये किया गया था P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस। इसके द्वारा संप्रभु असंप्रभु केस की व्याख्या की गई थी सन 1861 में, यानी आज़ाद भारत में पहले। ठीक है, 1947 के बाद का केस नहीं है, आज़ादी से पहले का केस है। उसमें संप्रभु असंप्रभु की व्याख्या जो ब्रिटिशर्स जज थे यानी ब्रिटिशकालीन जज थे उन्होंने व्याख्या की थी। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखाया गया है संप्रभु कार्य कौन से असंप्रभु कौन से हैं। ठीक है, अपने हिसाब से की थी। लेकिन बाद के समय में एक फिर केस आया सुप्रीम कोर्ट में, इसका नाम था कस्तूरी लाल मामला। ठीक है, तो कस्तूरी लाल मामले में क्या हुआ, इनको मान्यता दी गई, यानी कि ये 1861 में जो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस था, उसी केस को संप्रभु असंप्रभु वाले दायरे को हमारे यहाँ फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसे हम कस्तूरी लाल मामले के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने संप्रभु असंप्रभु वाले दायरे को मान्यता दे दी। ठीक है, इतना अब आप समझ में आ गया होगा और आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मतलब कैसे मान्यता दी गई ये आप लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ
किंतु इस मामले के बाद उच्चतम न्यायालय ने संप्रभु कार्यों की सीमित व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया। अब चूंकि उन्होंने हायर तो कर लिया, उसी चीज को उन्होंने एडॉप्ट तो कर लिया, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वाला केस था, उसको एडॉप्ट तो कर लिया उसके जजमेंट को, लेकिन अब व्याख्या भी करना जरूरी था, भाई संप्रभु क्या होता है, असंप्रभु क्या होता है। अब चूंकि व्याख्या ही नहीं थी स्पष्ट रूप से, तो ये चीजें दुविधापूर्ण फिर से थी और सरकार को कहीं ना कहीं एक बच के निकलने का एक जरिया फिर प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके स्थिति परिवर्तित हुई। फिर एक केस आया केस 1994 में, नहीं नागेंद्र एवं मामले में केस। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट प्रतिरक्षा के सिद्धांत की आलोचना की, राज्य को जो विशिष्ट डिफेंड करने का जो अधिकार है इसकी आलोचना की और राज्य की जवाबदेहियों के बारे में एक उदार रुख अपनाया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर यह व्यवस्था दी कि यदि किसी सरकारी सेवक की लापरवाही से किसी व्यक्ति की हानि होती है तब राज्य को क्षतिपूर्ति देनी होगी और संप्रभु सुरक्षा के नाम पर वह अपनी जवाबदेही से मुक्ति नहीं हो सकता। यानी ये पहला कानून आया था, पहला एक वाद आया था, मुकदमा आया था 1994 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या को फिर से पलट दिया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एक लाइन में कहना चाहूंगा, तो मतलब यहां पर यह है कि नागेंद्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी पहले दी हुई व्याख्या थी, कस्तूरी लाल मामले में जो व्याख्या उनकी चली आ रही थी P&O स्पेट वाली व्याख्या, उस व्याख्या को पलटकर उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर किसी सरकारी सेवक की लापरवाही से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है तो उस स्थिति में जो राज्य सरकार है उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी, यानी मुआवजा वगैरह देना होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं हमारी संप्रभु सुरक्षा के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो रीजन इसके काफी सारे निकल के आए, क्योंकि यही रीजन सबसे बड़ी बात ये थे कि अब दशाएं परिवर्तित होने लगी थी। यानी अब वो दशाएं नहीं थी पहले वाली औपनिवेशिक काल वाली कि भाई किसी को मारते जा रहे हैं, प्रताड़ित करते जा रहे हैं और व्यक्ति आवाज नहीं उठा पा रहा है। समय बदला है, लोकतंत्र की स्थापना हुई है, अब राजतंत्र नहीं है, तो लोकतंत्र में सभी को जीवन जीने का अधिकार है, सभी को अपनी जो समस्याएं उन्हें रखने का अधिकार है। तो जरूरी ये था कि यहाँ पे पुरानी वाली व्याख्या उन्हें भी बदला जाए। तो यहाँ पर वही सब चीजें यहाँ पर कही गई इन पॉइंटों में, और कुछ नहीं है, वही सब चीजें कही गई हैं। फिर बाद में एक वाद और आया। ठीक है, 1994 के बाद 1994 में तो राज्य के एक मामले में इन्होंने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर इन्होंने फिर एक वाद आया, यानी कि जो आपने देखा होगा जो कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, वो ऐसे वादों को अक्सर उठाते रहते हैं। ठीक है, तो फिर एक वाद उठाया, सामान्य हित मामला करके एक वाद उठाया, कॉमन कॉज केस 1999। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है इसने ये सिद्धांत संप्रभु असंप्रभु वाला सिद्धांत जो P&O स्पेट 1861 से चला आ रहा था उसकी फिर परीक्षा की। ठीक है, और जो विशिष्ट प्रतीक्षा सिद्धांत था जिसके जरिए संप्रभु के जरिए केंद्र और राज्य सरकार ने बच निकलती थी, उसको जो है खारिज कर दिया, यानी उसको अमान्य ठहरा दिया। उसने कहा आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत पुराना हो गया है कानून, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी औपनिवेशिक काल में आप शोषण कर रहे थे अलग बात थी, लेकिन आज के समय में आपको जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अब आप चाहे कोई ही काम कर लो, आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, चाहे संप्रभु में कह के करो या संप्रभु करके कह के करो। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि न्यायालय ने यहाँ पे व्यवस्था दी कि P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी मामले में जो राज्य की जवाबदेही का नियम है तय किया गया है वह पुराना पड़ चुका है, ये लिखना नहीं है, बता रहा हूं मैं। ठीक है, और इसने अब ये व्यवस्था दी कि आज जबकि राज्य की गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, विशिष्ट और अवशिष्ट शक्तियों के बीच भेद करना कठिन हो गया है। देखिए यही बात निकल के वहां पर भी आई थी, क्योंकि संप्रभु असंप्रभु की जो चीज थी वो डिफाइन की नहीं गई थी। तो अपने अपने हिसाब से जज, चूंकि उस समय ब्रिटिशकालीन जज थे, तो अपने अपने हिसाब से मतलब लगाते थे, संप्रभु में हमने ये रख दिया, संप्रभु में हमने वो रख दिया, लेकिन जब स्पष्ट ही नहीं था तो न्याय की बात ही क्या करनी है, न्याय तो वहाँ मिलना ही नहीं था वहां पे। तो यहाँ पर वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पूर्व का जो डिसीजन था उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अब बिल्कुल मान्य नहीं होगा, वर्तमान में परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, अब हम ये विभेद करने में डिफरेंस हो रहा है कि विशिष्ट शक्तियां कौन सी हैं आपकी और अविशिष्ट कौन सी हैं। ठीक है, स्पेशल पावर कौन सी है और आपकी नॉर्मल पावर कौन सी, इनमें विभेद करना बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने फिर ये कहा कि चाहे ये लिखा भी गया है कि राज्य को अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, चाहे वह विशिष्ट हो अथवा अविशिष्ट शक्तियों का उपयोग करते चले गए हों। यानी चाहे आपने कानूनी रूप से शक्तियों का प्रयोग किया हो या फिर आपने जो है बिना कानूनी रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया हो, यानी किसी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया हो, आप अब यहाँ पे संप्रभु असंप्रभु कह के बच नहीं सकते हो। सीधी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। तो देखिए ये जो आप जानते हैं ये सब जो मामले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या भी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आज अगर कोई अपना वक्तव्य दे दूं और आपसे ये कहूं कि ये वक्तव्य सेम रहेगा, हो सकता है वो आज की परिस्थितियों के, आज के कालक्रम के अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन आने वाले 2 या 3 साल के बाद उसकी परिस्थिति क्या है, क्या मापदंड है उसके, तो उसे परिवर्तित मुझे करना ही पड़ेगा। तो ठीक सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया इसी प्रकार से है कि पहले की पूर्व की परिस्थितियां क्या थी, वर्तमान परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, तो अपना जो पुराना वाला बात था उसे चेंज करना पड़ा। रीजन वही था कि भाई असंप्रभु संप्रभु में हम यहाँ पर डिफरेंस ही नहीं था कि हमें करना क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है उसे खारिज करना पड़ा। ठीक है,
तो ये तो इनकी कुछ शक्तियां थी जिनके बारे में आपने जान ली, यानी कैसे कैसे सरकार या सरकार के विरुद्ध वाद चलेंगे, और पहले की स्थिति क्या थी, वर्तमान की स्थिति कैसी है, वर्तमान में सरकार के खिलाफ कैसे मुकदमे चलेंगे। तो अब सरकार के खिलाफ आप मान लें कि आप सरकार के खिलाफ किसी भी सहमत नहीं है, सरकार की किसी कार्रवाई से सहमत नहीं है, तो आप मुकदमा कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। सीधे सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रह गया, सुप्रीम कोर्ट से किस बिहाफ पर देखे, ठीक है, यानी आपके फेवर में देखे या सुप्रीम कोर्ट के यानी कि या फिर केंद्र के फेवर में या राज्यों के फेवर में देखे, वो अलग बात रह गई, ठीक है। लेकिन आपके साथ कोई समस्या है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक शब्दों में यहाँ पर यही अर्थ है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देख लेते हैं लोक अधिकारियों के विरुद्ध बात, यानी कि जो आपके सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं, अधिकारी वगैरह हैं, इनके विरुद्ध बात है, या फिर आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, इसमें भी आ जाते हैं ये, ठीक है। तो इनके विरुद्ध बात पहले देखिए, इसमें लोक अधिकारियों ने रख दिया, राष्ट्रपति राज्यपाल वैसे नहीं रखना था इसमें, ठीक है, कर्मचारियों को ही रखना था, लेकिन इन्होंने लोक अधिकारियों वाले में रख दिया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल को बाद आप जानते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल ये इनके कार्यकाल या कार्यालय के बाद ऐसे कार्य के लिए इन पर कोई बाध्य नहीं चलाया जा सकता है जिन्होंने अपने कार्यालय शक्तियों को जो है प्रयोग करते हुए उस प्रक्रिया को जो है पूर्ण किया हो या प्रक्रिया को आगे बढ़ाया हो। मान लीजिए, देखते हैं, आपने जाना होगा कि जो है तमाम जो मुकदमा बोला हूँ, तमाम अधिनियम वगैरह जो है राष्ट्रपति का जो साइन करने से जो है अधिनियम बन जाते हैं, ठीक है। तमाम जो बिल वगैरह होते हैं राष्ट्रपति के नियम जो साइन करने से अधिनियम बन जाते हैं। तो आप इस आधार पर चुनौती राष्ट्रपति को नहीं दे सकते कि भाई आपने उसे समराइज नहीं किया, उसे एनालिसिस नहीं किया, आपने बिना पढ़े कर दिए, ये बिल्कुल राष्ट्र के हित में नहीं है, हम आपके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करेंगे, ये करेंगे, जैसे CA NRC में कुछ लोगों ने किया है। तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपनी पद का, अपनी गरिमा का, अपनी जो कार्यालय शक्तियां उनका प्रयोग करते हुए उस चीज़ को निर्वहन किया है, तो वहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं होगा, ठीक है, खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा गया है, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर उनके कार्यकाल तथा कार्यालय के बाद ऐसे किसी कार्य के लिए बाध नहीं चलाया जा सकता जो उन्होंने अपने कार्यालय शक्तियों तथा दायित्वों से संपन्न किए हैं, किंतु राष्ट्रपति के आधिकारिक निर्णयों और कार्यों की न्यायालय, अधिकरण या संसद द्वारा किसी संस्था द्वारा अभियोजन के आरोपों में समीक्षा की जा सकती है, यानी एनालिसिस कर सकती हैं। देखिए, ये सब बातें समीक्षा की बातें आप व्यर्थ हैं। सीधी बात यहीं तक है कि आप उनके जो कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो कार्य किए हैं, ठीक है, यानी चाहे वो देश के हित में किए हों, जो भी उन्होंने डिसीजन दिए हैं, जो भी उन्होंने जो अधिनियम वगैरह पारित करवाए, अधिनियम वगैरह पर साइन वगैरह किए हैं, तो उन पर आप ये नहीं कह सकते भाई ये देश के हित में नहीं है, राष्ट्रपति ने बिना देखे कर दिए, ऐसा कुछ उन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। वहीं इसके अलावा ये लिखा गया, इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रपति के बजाय भारत संघ के विरुद्ध तथा राज्यपाल के बजाय राज्य के विरुद्ध उचित युक्तियुक्त कार्रवाई का प्रयास कर सकता है। यानी कि ऐसी स्थिति है, मान लीजिए आपको लगता है कोई कानून वगैरह है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तानाशाही के जरिए लेके आई है, तो आप संबंधित सरकार के खिलाफ कर सकते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, संबंधित राज्यों की राज्य सरकार के खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को वहाँ पर जो है दोषी नहीं ठहराएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये नोट कर लेना आप, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी ये तो राष्ट्रपति राज्यपाल की कार्यालय गतिविधियां हैं, इनकी कुछ व्यक्तिगत गतिविधियां भी होती हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से कुछ न्याय निर्णय लेते हैं, कुछ कार्य दायित्व लेते हैं, वो भी देखते हैं। व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए इन्हें किस प्रकार से इन्हें छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती तथा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि ये कार्यकाल में रहते हुए इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन इनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके कार्यकाल में सिविल कार्रवाई उनको 2 महीने पूर्व की सूचना देकर ही की जा सकती है। यानी कि इनके कार्यकाल में जो सिविल कार्रवाई जो होती है, ठीक है, पूछताछ वाली सिविल कार्रवाई जो होती है, ठीक है, उसके लिए आप उन्हें 2 महीने की सूचना देकर, उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए उन्हें सूचना देकर तो कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, इन पर अभियोग चलाने वाला पूरा इम्पीचमेंट वाला कैसे अभियोग चलाया जाता है, कैसे इन पर इनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए, वो आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है चैप्टर, ठीक है। और यहाँ पर भी वही बातें यहाँ पे दोहराई गई हैं, ठीक है। तो ये बातें मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मंत्रियों के संबंध में। अब देखिए, मंत्रियों की स्थिति यहाँ पर वही है कि संविधान मंत्रियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता, क्योंकि राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के आधिकारिक जो है कार्यों में प्रत्यक्षाक्षर नहीं करते। यानी कि यहाँ पर आप जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा आधिकारिक कार्य के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होते हैं उन पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं, मंत्रियों के नहीं होते, ठीक है। इसलिए वो इन कार्यों के लिए राज्य जो है न्यायालयों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं।
कहने का मतलब यहाँ पर वही बात कही गई है। अब देखिए यहाँ पर दो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों को मैं डिफाइन करना चाहूँगा। यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है उसका अर्थ दो अर्थों में आप अगर ले जा सकते हैं तो आप समझिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपालों के आधिकारिक कार्यों पर हस्ताक्षर नहीं करते, इसलिए उन पर जो है मंत्री जिम्मेदार नहीं होंगे। अब ऊपर की स्थिति में ये कह दिया गया है कि भाई देखिए, ये चाहे तो आप ये मान लीजिए लक्ष्मीकांत ने जो किताब में जिस एडिशन में इसमें जिन लोगों ने लेख लिखे हैं वो शायद उन्होंने एनालिसिस ढंग से नहीं किए हैं, शायद उनकी भूल रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ऊपर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई जब कार्यालय अपने जो कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोई काम किया, अपनी कार्यालय शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई दायित्वों को संपन्न किया है, आप उसके खिलाफ उन पर बात दायर नहीं कर सकते। वहीं आप यहाँ कह रहे हैं, ये बात अगली लाइन में आप ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मंत्री जो है इनके तरह प्रत्यक्षाक्षर नहीं करते हैं किसी नोटिफिकेशन पर, इसलिए मंत्री इनके दायरे में नहीं आएंगे, उन्हें छूट, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो जिम्मेदार नहीं बनते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हम राष्ट्रपति को, राज्यपाल को जिम्मेदार मान लें कि उनके नाम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है? नहीं मानेंगे, क्योंकि ऊपर ही हम मना कर चुके हैं, नहीं मानेंगे। तो ये जो लाइन है कहीं ना कहीं ये त्रुटिपूर्ण लिखी गई है, इस लाइन को समराइज नहीं किया गया है, इस लाइन को एनालिसिस नहीं किया है लिखने वालों ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वही लाइन निकल के आ रही है कि मंत्रियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं करता, क्योंकि वे राष्ट्रपति राज्यपालों के आधिकारिक कार्यों पर हस्ताक्षर नहीं करते, अतः वह उन कार्यों के लिए न्यायालयों के लिए जिम्मेदार नहीं होते। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए ये जो ऑफिशियल जो है ऑफिशियल जो आदेश वगैरह उन पर राष्ट्रपति के साथ साथ इनके भी हस्ताक्षर होते तो हम इन्हें न्यायालय में घसीट सकते थे। लेकिन हकीकत में ये है कि आप न्यायालय में ना राज्यपाल को घसीट सकते हैं, ना ही राष्ट्रपति को घसीट सकते हैं, ठीक है, जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये लाइन जो लिख दी है वो अविवेकपूर्ण तरीके से जो किताब रचने वाले जो व्यक्ति हैं, देखिए लक्ष्मीकांत जी तो शायद अब नहीं रहे हैं, तो बाद में जो लोग हैं उनके जुड़े हुए उनके जो अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो लोग लिख देते हैं। बहुत सारी बार मुझे गलतियां ऐसी मिली हैं किताब में जिन्हें मैंने आपको इंगित भी किया है, तो ये लाइन वैसे ही लिखी गई है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212, ये क्या क्या था। अनुच्छेद 122 ये प्रावधान करता था कि भाई संसद की कार्रवाइयों के दौरान जो मंत्रियों के द्वारा कोई भी दिए हुए वक्तव्य वगैरह हैं, इनके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट वगैरह में उन्हें घसीटा नहीं जाएगा, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। वहीं 212 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल के दौरान जो राज्य के विधायक वगैरह हैं या फिर राज्य के मंत्री वगैरह हैं, उनके द्वारा कोई भी दिया हुआ वक्तव्य, उनके द्वारा कोई भी दिया हुआ स्टेटमेंट, उसके विरुद्ध उनमें जो है कोर्ट की कार्रवाइयों में घसीटा नहीं जाएगा, ये कहा गया था, ठीक है। और ये बात आपने पढ़ी भी थी, ये बात आपने पढ़ी भी थी। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैं हर चीज़ जो है आर्टिकल वाइज आर्टिकल आपको डिफाइन की है, तो मुझे पता था ये बात, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, ठीक है। यानी अनुच्छेद 212 न्यायालयों के द्वारा जो विधानमंडल की कार्रवाई होती है उनकी जांच से उन्हें उन्मुक्त रखता है, उनसे अलग रखता है, ठीक है। भाई 122 जो है वो न्यायालयों के द्वारा संसद की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी जांच न करना, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था कि जो सदनों के संदर्भ में अनुच्छेद 88 में जो सदनों के मंत्री वगैरह थे, ठीक है, तो मंत्री वगैरह और वहाँ के महान्यायवादी वगैरह के उनके अधिकार दिए गए थे, उन्हें किस प्रकार से अधिकार मिले, किस प्रकार से उन्हें छूटें मिली हुई हैं, ठीक है। ये बात आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आप जानते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, देखिए यहाँ पर कही गई है कि मंत्रियों को अपने व्यक्तिगत कार्यों पर कोई अनुमति नहीं है तथा उन पर अपराध और सिविल गलतियों के लिए साधारण न्यायालय में उसी प्रकार सिविल चलाया जा सकता है जिस प्रकार साधारण नागरिकों में चलाया जा सकता है, ठीक है। यानी उन्होंने अगर अपने कार्यकाल के दौरान यानी कि सदन की कार्रवाइयों के दौरान, ठीक है, कोई अगर गतिविधि में संलिप्त है या कोई अभिभाषण वगैरह दे रहे हैं उस पर जो है कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनकी जो पर्सनल इंटेंशन के लिए कार्य किया है, व्यक्तिगत कार्यों के लिए, ठीक है, उन्हें कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। और इन पर अपराध और सिविल, ठीक है, यानी इन पर इसके लिए अपराध या सिविल जो भी हो मामला चलाया जा सकता है, जिस प्रकार साधारण नागरिकों पर मामला चलाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से इन पर चलाया जा सकता है, ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। अब देखिए न्यायिक अधिकारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक अधिकारी में कौन कौन आ जाते हैं? मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, जस्टिस ऑफ पीस, कलेक्टर या न्यायिक कार्य कर रहे अन्य व्यक्ति आ जाते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है? इनका यहाँ पे रखने का ये मतलब था कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह आपने देखा होगा तमाम डिसीजन दे देते हैं, जैसे राम मंदिर पर डिसीजन आया, ठीक है। अब जो चीफ जस्टिस हमारे थे सीजीआई उस समय थे रंजन गोगोई जी थे, ठीक है। तो रंजन गोगोई जी पर ऐसा तो नहीं है भाई भारत के सभी लोग खुश हों उनसे, कुछ लोगों को लग रहा होगा अगर हमारे ऐसा अधिकार दे दिया जाता तो हम रंजन गोगोई को हम कटघरे में खड़ा कर देते, ऐसा लग रहा होगा। तो आपने भी सोचा होगा, कभी कभी आपको लगता होगा कि भाई हम क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको ही कटघरे में खड़ा कर दें। देखिए इन लोगों को उस कटघरे से बाहर रखा गया है, इनके जो निर्णय हैं, इनके निर्णय के लिए आप इन पर कानूनी कार्रवाई या इन पर आप मुकदमा दायर फिर से नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, आपने ऐसा निर्णय क्यों दिया, आपने ये जजमेंट क्यों सुनाया, ठीक है, किसके फेवर में क्यों दिया, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। एक लाइन में आप समझ लीजिए, ठीक है। तो न्यायिक अधिकारी में यही है कि न्यायिक अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों की जिम्मेदारी से उन्मुक्ति प्राप्त है, छूट प्राप्त है, और उन पर वाद नहीं चलाया जा सकता। और ये हुआ है न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 के तहत, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब वहीं बात कर लेते हैं जो लोक सेवक हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जिनके बारे में आप पिछले अध्याय में जान चुके हैं, इनका क्या होता है, ठीक है। लोक सेवकों के बारे में देखिए, संविधान में जो लोक सेवक हैं, इनके आधिकारिक अनुबंधों में न्यायिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्त रखा गया है, ठीक है। यानी कि जो अपने जो ऑफिशियल जो कार्य होते हैं इनके, यानी कार्यकाल के दौरान जो न्यायिक जो अनुबंध है, जिम्मेदारी, इनसे उन्मुक्त रखा गया है। लेकिन हाँ, फिर भी इन्हें प्रावधान रखा गया है कि भाई केंद्र और राज्य के अधीन ये रखे गए हैं। लेकिन कहा गया है कि लोक सेवकों को अपनी आधिकारिक क्षमताओं से अनुबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता, किंतु सरकार का मतलब हो गया केंद्र या राज्य, ठीक है, इन अनुबंधों के लिए जवाबदेही होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई सिविल सर्वेंट्स ने, सिविल सेवक ने कोई कार्य किया है तो उन कृत्यों के लिए, सिविल सेवक के लिए, या फिर केंद्रीय कर्मचारी है, कोई राज्य स्तरीय कर्मचारी है, उसके कार्यों के लिए, उसके द्वारा किए हुए कार्यों के लिए वहाँ की संबंधित सरकार, चाहे केंद्र के कर्मचारी हो, अखिल भारतीय सेवाओं का कर्मचारी हो तो केंद्र सरकार, राज्य स्तरीय सेवाओं का कर्मचारी हो तो राज्य सरकार, वो जवाबदेह होगी, ठीक है। ये बात कही गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये मान सकते हैं इनडायरेक्ट वे में लोक सेवकों पर अंकुश लग जाता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में लोक सेवकों पर यहाँ पर अंकुश लग जाता है। यहाँ पर लिखा भी गया है, किंतु यदि अनुबंध संविधान में उल्लिखित नियमों के विरुद्ध है तो लोक सेवक जिसने यह अनुबंध किया है व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो उनके द्वारा जो कानूनी प्रक्रिया उनके लिए वर्णित की गई है, जो उनकी नीतियाँ तैयार की गई हैं, जो फॉर्मेट तैयार किया है, जो ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत उन्हें काम करना होता है, अपनी अपनी अधिकार चित्त का प्रयोग करना होता है, अगर वो उस अधिकार चित्त से बाहर जाते हैं, उससे अलग हटकर संविधान को हनन, संविधान को जो संविधान के मूल्य हैं, संविधान की जो वैल्यू है उसको कम करने वाली कोई गतिविधि संचालित करते हैं तो उसके लिए वह स्वयं में जिम्मेदार होंगे। तो इसमें अर्थ यही निकल के आया कि कहीं ना कहीं ये भी न्यायिक सेवा के दायरे में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि शुरुआत की लाइनों में तो आपको ये लिखा गया है कि ये न्यायिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्त है, लेकिन हकीकत में न्यायिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्त नहीं है। अगर ये ऐसा कोई काम करते हैं जो संविधान के दायरे से बाहर है, या फिर संविधान के हनन कर रहा हो, संविधान को इन्होंने साइड में कटघरे में रख दिया हो, साइड में पटक दिया हो, तो ऐसी स्थिति में ये इनके व्यक्तिगत कार्य के रूप में जाना जाएगा और इन पर कार्यवाही भी होगी। दूसरी स्थिति ये है कि भाई इनके द्वारा कोई भी कार्य वगैरह होता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य जिसके अधीन ये कार्य कर रहे हैं वो लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्थितियां इनके सामने रख दी गई हैं, ठीक है। यानी साफ साफ कहा गया है इसके अलावा लोक सेवकों को नागरिक गलतियों के लिए, सरकार के संप्रभु कार्यों के लिए संदर्भ में न्यायिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति प्राप्त है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर भी संप्रभु वाला जो सिस्टम है यहाँ पर भी इन्होंने रख दिया है, जबकि संप्रभु वाला जो मैंने केस अभी आपको बताया था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि संप्रभु और संप्रभु का कोई मतलब ही नहीं निकल के आता है। क्या मतलब है, क्योंकि डिफाइन करना ही पॉसिबल नहीं है। तो एक अर्थ में ये, एक शब्द में ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कृत्य है जो वाकई में संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रहा हो, या व्यक्तियों के जो कानूनी मूल्य मिले हैं या संवैधानिक जो शक्तियां प्राप्त हैं उनका हनन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इन पर कार्रवाई की जा सकती है। इन पर छूट नहीं मिली हुई है। छूट तो ये गलत बात लिखी हुई है। सही बात ये है कि ये छूटें वगैरह ऐसी कुछ नहीं होती हैं, इन्हें भी बहुत ही पाबंदी में रहकर काम करना पड़ता है। हकीकत यही है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो लाइन है वही इंपॉर्टेंट है और बाद बाकी लाइनें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए छूट ये सब लिख दिया जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ होता नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर हमेशा शिकंजा कसा रहता है केंद्र सरकार का या संबंधित राज्य सरकारों का, ठीक है। यहाँ लिखा गया है उनके द्वारा उनके आधिकारिक कर्तव्यों से बाहर किए गए कार्यों के लिए ऐसी किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उनके द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमताओं तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल की पूर्व अनुमति से किए गए कार्यों के लिए यदि आवश्यक हो आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। वही सब बातें कही गई हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी क्षमताओं से बाहर निकल के किया है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के किया है, तो उनके व्यक्तिगत कार्य माने जाएंगे और उस पर कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पर दोहराई गई हैं। एक बार देखिए यहाँ पर जो उपबंध हैं वो देख लेते हैं, बाद बाकी जो आपने उपबंध थे वो सब आपने देख लिए। चूंकि ये पूरा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल है, आपको केवल समझना है चीज़ों को, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा डिफाइन किया एक एक यहाँ पर क्लॉज, एक एक पैरा, ठीक है। देखिए जो आपका बोल रहा हूँ मैं 294 आर्टिकल 294 अनुच्छेद 294 है, ये कुछ मामलों में संपत्ति, परसंपत्ति, अधिकार, दायित्व संबंधी अधिकार हैं। वहीं 295 में जो अन्य मामलों में संपत्ति, परसंपत्ति, अधिकार, दायित्व संबंधी उत्तराधिकार हैं। अब देखिए कुछ मामलों में, अब देखिए ये जो कुछ वाले वर्ड हैं, अन्य वाले वर्ड हैं, यही चीज़ें इनके बचने का साधन प्रदान करती हैं। यानी कि ये लोग अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, कुछ में हमें क्या रखना है, अन्य में क्या रखना है, ठीक है। वहीं जो 296 अनुच्छेद है ये कहता है राज्य द्वारा अधिगृहित अथवा चूक अथवा लावारिस संपत्ति। अधिगृहित का मतलब होता है जब्त। जैसे आपने देखा होगा कुर्क करना, कुर्की वगैरह जो होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि यूपी सरकार ने निर्देश दिया कि भाई जो दंगाई है
अगर दंगा करेंगे और हमारी जो सरकारी संपत्ति उसको हानि पहुंचाएंगे तो उनके घरों की संपत्ति कुर्क करके वो जो क्षतिपूर्ति है उसे वसूलेंगे हम। ठीक है, यानी कि जितना भी आपने नुकसान किया है वो उसकी क्षतिपूर्ति आपको भरनी पड़ेगी, चाहे आपका घर बिके, मकान बिके, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ऐसा उन्होंने जो किया है वो अनुच्छेद 296 का प्रयोग करते हुए किया है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। वहीं आपने जो है यानी कि आपका जो आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र था आपका, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था, तो उसमें जो संसाधनों का दोहन संघ करेगा वो आर्टिकल 297 के तहत करेगा। ठीक है, 300 के तहत बाद मुकदमा या कार्यवाही, और 361 जो है राष्ट्रपति और राज्यपालों की सुरक्षा है। यहाँ पर ये बताया गया है राष्ट्रपति राज्यपाल कौन कौन सी उन्मुक्तियों से मुक्त हैं। ठीक है, कौन कौन सी उन्मुक्तियां इन्हें प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पर 361 के तहत। तो ये था आज आपका वीडियो। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। देखिए, वीडियो एंड करने से पहले कुछ 2 मुद्दे हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं आपको। पहला मुद्दा ये है कि कल मैंने एक जो स्टेटमेंट दिया था उसमें जो एक अंग्रेजी का वर्ड था, यानी सस्पेंड वाला वर्ड, वो कहीं दूसरी हिंदी वर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो बहुत अच्छा बताने के लिए यानी एक अभ्यर्थी ने मुझे सूचित कर दिया कि सर आपने वो गलती कर दी। देखिए, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी गलती हो आप तत्काल मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। कभी कभी क्या होता है कि मेरे ऊपर भी बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, मुझे एक दिन में यानी जब बैठता हूँ तो वहाँ उस टाइम पे 2 से 3 लेक्चर रिकॉर्ड करने होते हैं, तो कभी कभी चीज़ें जल्दबाजी में हो जाती हैं ऐसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, गलती एक्सेप्ट करता हूँ और आज उसे जो है जस्टिफाई भी कर देता हूँ। जैसे कल एक वर्ड था, आपने सुना होगा बर्खास्त। ठीक है, पहले वर्ड देख लेते हैं, यानी कि आपका एक कल वर्ड था जिसके बारे में आपने जो था आपका बर्खास्त था एक वर्ड, और दूसरा वर्ड था यहाँ पर एक हटाना। ठीक है, हटाना ये, ठीक है, और एक वर्ड आ जाता है यहाँ पे निलंबन। पहले सबको मैं डिफाइन करूंगा एक एक करके। निलंबन, देखिए निलंबन का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है सस्पेंड करना। ठीक है, सस्पेंड करना, यानी कि सस्पेंशन को हम यहाँ पे निलंबन भी कहते हैं। निलंबन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी को टेम्परेरी रूप से हम यहाँ पर निलंबित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के खिलाफ हमने जांच कार्रवाई बिठा दी, नहीं किसी को हमने ये पाया कि भाई किसी के खिलाफ किसी ने कोई जो अपराध किया है उसके लिए हमने जांच बिठा दी। ठीक है, तो जांच बिठाने के उपरांत उसे हम निलंबित कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, तो सस्पेंड बना रहेगा वो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए। ठीक है, निलंबन में व्यक्ति क्या करता है, इसकी आधी तनख्वाह उसे मिलती रहती है, सस्पेंड होने पर उसे जो है आधी तनख्वाह उसे मिलती रहती है। कल मैंने क्या किया था, कल मैंने सस्पेंड को बर्खास्त से जोड़ दिया था। ठीक है, बर्खास्त वाले सस्पेंड इस्तेमाल कर लिया था, तो इस वजह से एक अभ्यर्थी ने बता दिया, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। तो यहाँ पर निलंबन में जो होता है, निलंबन का अर्थ जो है सस्पेंड होता है। ठीक है, वहीं बर्खास्त का मतलब जो होता है, इसे अंग्रेजी में डिसमिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अंग्रेजी में इसे जो है डिसमिस कहा जाता है। ठीक है, डिसमिस कहा जाता है। देखिए, निलंबन में क्या होता है, निलंबन में व्यक्ति को जब तक वो निलंबित रहता है, ठीक है, तब तक उसे उसकी जांच प्रक्रिया पूरी होने तक उसे जो है आधी सैलरी दी जाती है, और जब जांच प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है, तब पूरी होने के उपरांत उसे पूरी तनख्वाह मिलने लगती है। बर्खास्त में क्या होता है, बर्खास्त एक कानूनी प्रक्रिया होती है जो कि निलंबन के बाद स्टार्ट होती है। निलंबित होने के बाद बर्खास्त वाली प्रक्रिया स्टार्ट होती है। मान लेते हैं इसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, यानी कि दोषी पाया जाता है, तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, और बर्खास्त होने के उपरांत उस व्यक्ति को कोई भी सैलरी प्रदान नहीं की जाती है। उल्टा उस पर जो है प्रोवन मिसबिहेवियर का एक आरोप लग जाता है, यानी कि मिसकंडक्ट भी लग जाता है, जिसके तहत उसे कोई सैलरी नहीं मिलती। इसके अलावा वो राज्य के अधीन या फिर केंद्र के अधीन जहाँ भी वो कार्य कर रहा है, वहाँ पर कहीं भी कोई वो जॉब का जो है यानी जॉब करने लायक नहीं रहता है। ठीक है, यानी वो कहीं भी यानी कि दूसरे में रोजगार पाने के लिए अयोग्य हो जाता है पूरी तरह से। यानी सस्पेंड बोल रहा हूँ मैं, डिसमिस में वो जो है बर्खास्त जब हो जाता है, तो बर्खास्त में जो है रोजगार पाने के लिए वो अयोग्य हो जाता है। यानी बर्खास्त हुए व्यक्ति को कोई भी तनख्वाह या भत्ता नहीं मिलता, और ना ही वह किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन देखिए, ऐसी जो दोनों स्थितियां हैं, ऐसी दोनों स्थितियों में यानी निलंबित है या फिर बर्खास्त है, सस्पेंड है या डिसमिस है, ऐसी स्थितियों में वो न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी न्यायालय है उनकी शरण ले सकता है वो, और फिर ये फैसला करेंगे कि संबंधित व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपके माइंड में निलंबन और बर्खास्त ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा दूसरी बात मैं ये आपको बोलने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए, कुछ लोगों ने क्या किया, मैं भी हतप्रभ देख कर रह गया। मतलब कुछ लोगों ने यह किया कि मेरे चैनल की कुछ वीडियो होते हैं उन्हें डाउनलोड किया, और उन्हें जो है आगे पीछे से कंटेंट हटा के, यानी जो है इसका कवर पेज हटाकर, पीछे का जो बैकग्राउंड में जो अपना जो भाषण देता हूँ उसे हटाकर उन्होंने अपलोड यहाँ पर लोड कर दिया। देखिए, आपको मैं बता दूँ, आप यूट्यूब पर
कहीं किसी की भी कोई वीडियो हो, अगर यानी किसी सोर्स चैनल की वीडियो उठाकर आप उसे डाउनलोड करके या उसका आगे पीछे कंटेंट हटाकर अपने यहाँ अपलोड कर देंगे तो तत्काल यूट्यूब में एक ऐसी एल्गोरिदम बनी हुई है, ऐसा एक प्रोसीजर बना हुआ है जिसके जरिए वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो वीडियो आपने अपलोड की है ये फलाना चैनल का वीडियो है, और वो तत्काल मुझे मैसेज करके इंगित भी कर देता है कि आपके चैनल का वीडियो फलाना चैनल वाला ऐसे ऐसे करके यूज कर रहा है। तो उसका होता क्या है, उससे होता क्या है कि अगर मैंने वहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक उसे दे दी, यानी कॉपीराइट स्ट्राइक अपनी लगा दी, तो यकीन मानिए उस चैनल की जो अर्निंग है, अर्निंग रुक जाएगी। तो कदापि यानी आप ऐसे कृत्य बिल्कुल भी ना करें। देखिए, आप लोग अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। ये देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो नए नए यूट्यूबर होते हैं उनके माइंड में एक बात होती है कि हमें जल्दी से ग्रो करना है, जल्दी से आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ सही समय लगता है। ऐसा नहीं है यूट्यूब में जो है मुझे एक दिन में सक्सेस मिल गई थी, मुझे यहाँ तक पहुँचने में 2 साल का समय लग गया। तो आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए। समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ मैं। देखिए, संबंधित व्यक्ति किसने ऐसा किया, किस चैनल वाले ने ऐसा किया, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी क्रियाकलाप ना करें, ठीक है। ऐसा करके आप अपना जो भविष्य के लिए आप सोच रहे हैं कि हम यूट्यूब के जरिए ये तैयार कर रहे हैं, अपना वो तैयार कर रहे हैं, उस पर पानी फिर सकता है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो चलिए, आज के लिए बस नहीं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।